हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों, आज हम क्लास 12 मैथ्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखेंगे, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अगर इस चैप्टर में अगर आपको स्टार्टिंग में से ही कोई कंसेप्ट्स में डाउट रह जाता है, बहुत बेसिक्स में कुछ कमजोरी रह जाती ना, तो आगे दोस्तों इसमें ना काफ़ी दिक्कत होती है हमें। तो एक चीज़ मैं आपको छोटी सी चीज़ बताता हूँ, जैसे कॉन्टिन्यूटी का मतलब तो आप लोग समझते ही हो। आज हम ये टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार कॉन्टिन्यूटी का बेसिक कंसेप्ट आप एक बार चेक करो अपना। कॉन्टिन्यूटी मतलब ऐसे लगातार ग्राफ बनना ना, कॉन्टिन्यूस होना। तो जैसे मैं यहाँ पर तीन ग्राफ बनाए मैंने, ये और ये। हमें बताना है कि इनमें से कॉन्टिन्यूस कौन सा है। तो आप बोलोगे यार ये ग्राफ कॉन्टिन्यूस है, ये यहाँ पे टूट गया तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। और ये भी बोलेंगे कि ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, लेकिन सही मायने में ये कॉन्टिन्यूस है। कंसेप्ट्स की कमजोरी है अपने, समझ रहे हो। ये कॉन्टिन्यूस, ये क्या है कॉन्टिन्यूस, ये आप बोलोगे डिसकॉन्टिन्यूस। लेकिन ये भी डिसकॉन्टिन्यूस बोलोगे, लेकिन एक्चुअली ये अभी 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 बताऊंगा मैं। एक एक छोटी छोटी चीज़ जब हम समझेंगे ना, तब पता चलेगा कि यार कब कौन सा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, कौन सा नहीं होता। अब ऐसे नहीं कि एक लाइन में ही सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है ना। हमें बेसिक्स मजबूत करने के लिए डेफिनेशंस, एग्जाम्पल्स, फिर उनके अंदर क्या क्या कंडीशन होती है, वो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें मिलाकर एक कंसेप्ट बिल्ड होता है। तो आज हम ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़, मैं मतलब अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा इस वीडियो लेक्चर में। और इस वीडियो में हम लिमिट, जो कि क्लास 11th का टॉपिक है, और कॉन्टिन्यूटी जो क्लास 12 का है, तो लिमिट कॉन्टिन्यूटी करेंगे। और आगे के फिर थ्योरी वीडियोज़ में हम डिफरेंशिएबिलिटी देखेंगे इनके ख़त्म होने के बाद। तो दोस्तों लिमिट, अगर जिन बच्चों ने क्लास 11 में नहीं पढ़ा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं सारा कुछ बताऊंगा, ठीक है ना। एकदम जीरो से आप थोड़ी देर में एक्सपर्ट हो जाओगे, तो टेंशन नहीं लेने का। और कॉन्टिन्यूटी उसके बाद में हम देखेंगे। और दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जैसे अभी से करीबन 2-3 साल पहले मेरी मतलब दिली तमन्ना थी कि मैं क्लास 10 का, 11 का और 12 का जो भी मैथमेटिक्स का जितना भी कोर्स बनता है ना, वो सब कुछ बना के सभी को मतलब बेनिफिट पहुंचाऊँ, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट, सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो किया। अब मेरे कुछ पर्सनल कुछ कारण थे, उन वजह से मैं फिर वो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाना, है ना, वैसे नहीं आ पाया। तो फिर मैंने ऐसे ही किया। और इसके भी कुछ फ़ायदे, आपको क्लास नोट्स वगैरह मिल जाते हैं, है ना, लिखे हुए एकदम PDF में। तो मैंने क्लास 10 और 11 के तो मतलब सब कुछ अपलोड कर दिया। अब लास्ट में ये गोल चल रहा है क्लास 12 का, तो ये भी कुछ दिनों में अपलोड हो जाएगा। तो दोस्तों आप, है ना, थोड़ा मतलब जैसे अगर फ्री कुछ मिलता है तो आप प्लीज़ मतलब उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और आप ऐसा नहीं कि इसी चैनल को, कोई सा भी हो, है ना, कोई भी आपको पढ़ाए फ्री में, तो उसको ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए। जो फ्री चीज़ें होती है ना, उनको हमें ऐसे फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए कि ये तो है ही, अब आगे क्या हो, कुछ कोई पेड कोर्स कुछ हो तो उसमें कुछ जाएं, ऐसा नहीं। जो फ्री है ना, उनको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। और दोस्तों अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ में, अगर वो क्लास 10 में है तो वहाँ से आप उनको रिकमेंड कर सकते हो। आप शेयर करोगे तभी वो लोग जानेंगे, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है तो कीजिए, नहीं लगता तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। और प्लीज़ दोस्तों, मैं मतलब जनरली बोलता नहीं, आज मतलब ऐसा मन हो गया तो बोलने लग रहा हूँ मैं, कि टॉपर्स विलेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जो कहते हैं ना कि लाइक शेयर सब्सक्राइब, वो ज़रूर करें ना। और कोई भी स्टूडेंट हो, अगर वो क्लास 10 या 9 के अबाउट है, 9th तक देखो इतना मैथमेटिक्स में अगर आप 10 भी कवर कर लेते हो ना, तो 9th के भी कंसेप्ट मतलब कवर हो जाते हैं, पिछले वाले भी सारे। तो अगर 10 के आसपास कोई स्टूडेंट है आपके आसपास या फिर भाई बहन में, तो आप वहाँ से रिकमेंड करोगे तो इजीली वो क्लास 10, 11, 12, ठीक है, ये जो स्कूल की जो लास्ट 3 क्लासेज होती है ना, वहाँ पर ये इस चैनल से बेनिफिट उठा सकता है। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो देखो दोस्तों, ऐसे मैंने पहले से लिख रखा है, क्योंकि इसमें फिर बहुत सारी चीज़ें हम अगर लाइव बोलते हैं तो फिर कई सारी चीज़ें छूट जाती है, तो इसमें क्या होता है, कुछ भी छूटेगा नहीं। सबसे पहले लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट x=a, इसका अभी मतलब समझेंगे। ये क्लास 11 का है, अभी थोड़ी देर में इसको कवर कर लेंगे। देखो दोस्तों, लिमिट का मतलब क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट पूछे लिमिट होता क्या, मतलब लिमिट क्या है, लिमिट क्या है, जैसे हिंदी में बोलते हैं इसको सीमा। तो ये क्या है, कोई बाउंड्री टाइप से है या क्या है। देखो दोस्तों, लिमिट मतलब आप सीधा सीधा समझो, जैसे मैंने यहाँ पे बोला लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट x=a। x=a मतलब कोई इनपुट है a, हम फंक्शन है कोई f(x), उसके अंदर हम x की जगह a डालने वाले हैं। लेकिन क्या है, लिमिट। तो लिमिट की जगह देखो, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में लिमिट की जगह वैल्यू रख दिया मैंने, वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू है, x की वैल्यू लिमिट नहीं होती, फंक्शन की वैल्यू लिमिट होती है। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन इन द नेबरहुड ऑफ x=a, मतलब a के आसपास फंक्शन की वैल्यू क्या है, वो होती है लिमिट, फंक्शन की लिमिट, ठीक है। जैसे हम ग्राफ में समझे,
तो यहाँ पर देखो क्या है, जैसे ये समझो कि ये किसका ग्राफ है, ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है। 11th में मैंने एक कुछ ऐसे वो मशीन से एग्जांपल देके समझाया था, लेकिन यहाँ पर इतनी एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, आप अब ये इजीली आप समझ सकते हो। ये फंक्शन का ग्राफ है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का। यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ना बीचों बीच, ये है x बराबर a। इससे थोड़ा सा आगे मतलब जो h है ना, h में इसमें h बढ़ाऊंगा, जैसे आप फिजिक्स में बोलते हो ना कि ये x है, इसमें मैंने dx बढ़ा दिया, वैसे dx की जगह क्या है यहाँ पर h। तो अगर आप इसमें h बढ़ाते हो तो आगे वाला ये जो पॉइंट है वो क्या मिलेगा, x बराबर a प्लस या फिर a प्लस एच, ठीक है। a प्लस एच मतलब a में थोड़ा सा ज़्यादा, a में थोड़ा सा ज़्यादा, तो मतलब a बढ़ जाएगा, तो a ऊपर की तरफ प्लस लगा दिया, ठीक है। ये लिखने का तरीका है, ये क्या है, लिखने का तरीका बस। और लेफ्ट साइड में आओगे तो उसमें से हम a में से h माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, x बराबर a माइनस, बोले तो a माइनस एच। अगर हम x बराबर a लेके चलते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग इसका आंसर क्या आएगा, f ऑफ a। अगर हम x बराबर a प्लस या फिर a प्लस एच लेके चलते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, f ऑफ a प्लस या फिर f ऑफ a प्लस एच, जिसको हम राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। राइट हैंड लिमिट में प्लस मतलब दाईं तरफ, x के दाईं तरफ वाला जो आंसर x की वैल्यू होगी ना, उसके करस्पॉन्डिंग जो आंसर में हमें मिलता है वो होती है राइट हैंड लिमिट, ज़्यादा की तरफ से। और अगर लेफ्ट साइड वाली वैल्यू a माइनस हम इसमें रखेंगे तो वो मिलेगा हमें LHL, बोले तो लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। ये क्या है, f ऑफ a माइनस भी बोल सकते हो या फिर f ऑफ a माइनस एच भी बोल सकते हो। तो ऐसे तीन चीज़ें होती है। एग्जैक्टली a पर हमें मिलता है f ऑफ a से थोड़ी सी ज़्यादा इनपुट अगर हम डालेंगे तो राइट हैंड लिमिट, a से थोड़ी कम इनपुट डालेंगे तो हमें मिलेगा लेफ्ट हैंड लिमिट, जहाँ पे जो h है वो वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपको क्वेश्चंस में ये लिखा हुआ मिलता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f ऑफ x, तो इसमें दोनों लिमिट्स समाहित होती है, मतलब दोनों लिमिट्स इसमें इंक्लूडेड होती है। अगर ऐसा लिखा हुआ मिले f ऑफ x, यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, मतलब x जो ना वो एक के नज़दीक पहुँच रहा है, x हुआ नहीं, एक के बराबर हुआ नहीं है, अगर होता तो x बराबर a आता। ये क्या है, एक्सटेंडिंग टू a, ठीक है, एक की तरफ बढ़ रहा है, जैसे ये इधर से बढ़ रहा होगा या तो इधर से बढ़ रहा होगा या फिर इधर से बढ़ रहा होगा, ऐसे। तो अगर वो दाईं तरफ से बढ़ रहा है तो राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में RHL बोलते हैं, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस एच। a प्लस एच मतलब ऐसे थोड़ा सा ज़्यादा की तरफ से आ रहा है, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बोल देते हैं। फिर इसका मतलब क्या है, लिमिट ऑफ a एट x इक्वल टू a, इसी का ये सेम मीनिंग है। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इसके अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट भी समाहित होती है, तो क्या हो गया, LHL और फिर a माइनस एच और f ऑफ a माइनस, इसको हम बोलते हैं। एक टर्म आती है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, मतलब जो सीमा है उसका अस्तित्व है या नहीं, लिमिट एग्जिस्ट और नॉट। तो उसमें हम बोलते हैं कि x इक्वल टू a पर इफ़ LHL इक्वल टू RHL, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब इधर की वैल्यू फंक्शन की और इधर की वैल्यू थोड़ा सा आगे की तरफ है ना, ये बीच वाला जो पॉइंट है, देखो ये बहुत करीब है, आप ऐसे में समझ रहे हो कि यार ये तो बहुत दूर है, ऐसे नहीं, बहुत करीब होता है ये। h जितना छोटा होगा उतना ये करीब पहुंचेगा, तो h में समझो कि बहुत छोटा है। तो इधर की तरफ की जो वैल्यू है LHL और जो राइट साइड की जो वैल्यू है RHL, अगर ये दोनों बराबर होगी, ठीक है, मतलब ये दोनों आपस में काफ़ी नज़दीक होंगे, इसके आसपास ही होंगे, तब हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और लिमिट एग्जिस्ट करना मतलब ये दोनों फाइनाइट रियल नंबर के बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, ऐसे मत बोलना कि लेफ्ट हैंड लिमिट इन्फानाइट है, राइट हैंड लिमिट भी इन्फानाइट है तो दोनों बराबर हो जाएंगे, उस केस में नहीं बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि एक इन्फानाइट को दूसरे इन्फानाइट से हम कंपेयर नहीं कर सकते कि भाई कौन सा इन्फानाइट बड़ा है कौन सा छोटा है या दोनों बराबर है, क्या सीन है, ठीक है। तो एक फाइनाइट रियल नंबर हो, जैसे ये 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए, तब लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ऐसे। तो अब लिमिट में हम काम की बात करते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में बस क्वेश्चंस ही आते हैं। यहाँ पर क्या है, हाउ टू डील विद क्वेश्चंस ऑफ लिमिट, जो लिमिट के क्वेश्चन होते हैं ना उनको कैसे सोल्व करना चाहिए। तो यहाँ पर जरूरत पड़ेगी कॉन्टिन्यूटी के अंदर इनकी, क्या है, फाइंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f ऑफ x। ये मतलब क्वेश्चन ऐसा होता है सीधा सीधा अपने क्वेश्चंस के अंदर। तो देखो दोस्तों, आपने जनरली 2 टाइप के क्वेश्चंस देखे होंगे, एक वो क्वेश्चन जिसमें लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f ऑफ x से ही काम चल जाता है, या फिर दूसरे वो क्वेश्चन जिनमें हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालना पड़ता है। सबसे पहले इनकी बात करें तो ऐसे नॉर्मल फंक्शंस होते हैं। नॉर्मल फंक्शन मतलब ऐसे कोई अलग से कोई कैटेगरी नहीं है, मैंने खुद ही ऐसे बना दिया नॉर्मल फंक्शन, जैसे x वगैरह ये सब। तो ये 2 एग्जांपल ऐसे है जिनमें आपको लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f ऑफ x यही निकालना पड़ता है। इसी में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इसी के अंदर समाहित है, जैसा कि अभी हमने पिछले पेज पे देखा है। तो और जिनमें हमें अलग अलग निकालना पड़ता है वो होते हैं पीस वाइज फंक्शंस। पीस वाइज, पीस का मतलब आप क्या समझते हो, जिसके टुकड़े हो रखे हो, जैसे ये है
ऐसे फंक्शन आपने बार बार बहुत देखे ऐसी शक्ल वाले। तो ये x लेस देन 0 होगा तो इसको फॉलो करेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो इसको फॉलो करेंगे। तो ये मतलब x 0 से कम होगा तो इसको, x 0 ज़्यादा होगा तो इसको, तो मतलब अलग अलग टुकड़े बन गए ना पूरी डोमेन के। तो इसलिए इनको बोलते हैं पीस वाइज फंक्शंस, ठीक है। तो और भी होते हैं जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये क्लास 11th का है, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन, जो बच्चे IIT JEE की तैयारी करते हैं उनको ये पता होगा फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन, ठीक है। तो अभी इनको देखते हैं कि इनको डील कैसे करें। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनके अंदर हमें, कुछ ऐसे फंक्शन है जिनके अंदर हमें डायरेक्ट एफ ऑफ एक्स, ये इसी से काम चलता था। इन क्वेश्चंस के अंदर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप क्या करो, यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दो। क्या कर देना चाहिए हमें, डायरेक्ट पुट कर देना चाहिए। तो जैसे ये 1 उठाओ और इसमें डाल दो तो क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 5, तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। ऑब्जर्व भी क्या करोगे, जो आंसर आ रहा है वो कुछ एबनॉर्मल वैल्यू तो नहीं है ऐसे इन्फानाइट, या फिर अभी मैं बताऊंगा जैसे इस एग्जांपल में क्या होगा। अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 यहाँ रखोगे तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 बटा नीचे 3 माइनस 3, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 बटा 0। अब ना तो ये 0 हो सकता है ना इन्फानाइट हो सकता है। नीचे वाले 0 को देखोगे तो बोलोगे इन्फानाइट है, ऊपर वाले 0 को देखोगे तो बोलोगे 0 है। तो फिर आखिरकार इसकी वैल्यू क्या है। तो ऐसे जो एक्सप्रेशन होते हैं ना वो किस कैटेगरी में आ जाते हैं, वो आ जाते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म के अंदर। तो पहली कैटेगरी क्या है, नॉर्मल फंक्शन जिनमें हम यही निकालते हैं, ओनली सिंगल लिमिट निकाल लेते हैं, उसी में दोनों होती है, तो उसमें डायरेक्ट पुट कर देते हैं, पहली कैटेगरी है। दूसरी डायरेक्ट पुट तो करते हैं लेकिन फिर ऐसे दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स है। अब इनमें क्या होता है कि ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती है, 0 बाई 0, इन्फिनिट बाई इन्फिनिट। अपने NCERT में यहीं तक सीमित होता है, बाद में जो बच्चे IIT JEE एडवांस की तैयारी करते हैं वो इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट, 0 इंटू इन्फिनिट, 1 की पावर इन्फिनिट, 0 की पावर 0 एंड इन्फिनिट की पावर 0, इनसे भी डील करते हैं। ये सारे ऐसे यहाँ पे मैंने मतलब वैल्यूज़ या फिर इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स लिखी है, ऐसे नंबर्स है जिनकी वैल्यू आप डिटरमाइन नहीं कर सकते यार क्या होगा। जैसे आप ऐसे नहीं बोल सकते कि इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट 0 होगा, नहीं। 1 की पावर इन्फिनिट 1 होगा, ऐसे नहीं बोल सकते। 0 की पावर 0 का आंसर 0 होगा या 1 होगा, ऐसे कन्फर्म बोल नहीं सकते। आप बोलने की कोशिश भी मत करना, ठीक है। तो अब देखो, जब भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स आ जाती है ना, तो हम क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं, ऐसे डील करते हैं। या तो आप फैक्टराइजेशन लगा दो, जैसे कि हम यहाँ पे करेंगे फैक्टराइजेशन, है ना। इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो क्या बनेगा, देखो क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 9 क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 3 एंड एक्स प्लस 3 डिवाइड बाई नीचे क्या है, एक्स माइनस 3। तो एक्स माइनस 3 से एक्स माइनस 3 कट जाएगा, आंसर क्या आया, एक्स प्लस 3। और यहाँ पे क्या लगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3, जो लिमिट है ना एक्स वो 3 के पास जा रहा है। अब आप यहाँ पे अगर वैल्यू रखोगे, एक्स की वैल्यू क्या रखोगे, 3, डायरेक्ट पुट कर देना अब इसके अंदर, तो 3 प्लस 3 क्या आंसर आ जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहली कैटेगरी आपको समझ में आ गई। ऐसे फंक्शन जिनके अंदर हमें LHL RHL अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, इनमें मत निकालना आप LHL RHL अलग अलग, डायरेक्ट पुट कर देना। अगर डायरेक्ट पुट करने पर आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म दिख रही है तो आप ये 3 काम कर सकते हो, फैक्टराइजेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, बहुत सारी होती है, ठीक है, बहुत सारी होती है। क्लास 11 की NCERT में ये 2 ही डिस्कस्ड है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, एक्स की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a होता है n इंटू a की पावर n माइनस 1, ठीक है। इसका डेरिवेशन वगैरह भी है वहाँ पे, हमें उससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है अभी। और एक ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कि साइन एक्स अपॉन एक्स, कब, जब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 हो, तो इसका आंसर 1 आता है। देखो अगर आप इसमें डायरेक्ट 0 डालोगे तो 0 बाई 0 फॉर्म बनेगा ना, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म का हम सारा ले लेते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, tan x अपॉन एक्स, tan x की जगह हम sin x रख देते हैं, फिर वो सोल्व कर आके इसका आंसर भी बनाता है। और बहुत सारी और भी है, एक्सपोनेंशियल में, लॉगरिदम में, बहुत सारी होती है, ठीक है। और एक और तरीका है, स्मार्ट तरीका, जो कि 0 बाई 0 और इन्फिनिट बाई इन्फिनिट में लगता है। ये शायद हमने कभी डिस्कस किया नहीं है, LH रूल, लेकिन बच्चे जानते हैं इसके बारे में। अगर आपको भी जानकारी चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। LH रूल मतलब मज़ेदार रूल है ना ये, मतलब बोर्ड में तो नहीं अप्लाई करते, लेकिन ऐसे जनरल कैलकुलेशन में या फिर जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो बच्चे जानते हैं इसके बारे में, वहाँ पर ये हम लगाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स के बारे में। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन जिनमें हमें LHL RHL अलग अलग निकालना पड़ता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, तो वो पीस वाइज फंक्शन होते हैं। अब देखो ये तो पीस वाइज फंक्शन है ही नाम से, ग्रेटेस्ट इंटीजर, मॉडुलस वगैरह ये सब, इनमें हम अलग अलग निकालते हैं, LHL अलग, RHL अलग। इनके अलावा भी कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिनकी शक्ल ऐसी हो ना, जैसे x लेस देन होगा तो इसको फॉलो करेंगे, x ग्रेटर देन होगा तो इसको फॉलो करेंगे, है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन। तो इनको भी हम क्या बोलते हैं, पीस वाइज फंक्शंस बोलते हैं। जैसे यहाँ पर बोला जाए कि भाई लिमिट बताओ एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ x,
ठीक है। अब आप क्या करोगे यार, एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो है तो जीरो के आसपास, तो जीरो के लेफ्ट साइड में, जीरो के राइट साइड में हमें अलग अलग देखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनकी तरह तो फंक्शन है नहीं। देखो क्या है, जब x जीरो से कम होगा तो इसको फॉलो करेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट फिर मैं इसके मदद से निकालूंगा ना। क्या है, x लेस देन जीरो, ये जीरो है तो जीरो से कम होगा तो हम इधर की तरफ है, तो ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई है ना, LHL। और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ये वाला केस जो है वो इधर की तरफ फॉलो किया जाएगा, तो ये राइट हैंड लिमिट हो गई। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये केस लगेगा, राइट हैंड लिमिट के लिए इसमें लगाना पड़ेगा। तो इसमें हम अलग अलग निकालते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में अलग अलग निकालते हैं। तो अगर आपको LHL निकालनी तो ऐसे लिखोगे, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ a माइनस एच, या फिर जीरो, जीरो है ना, हम जीरो पे निकाले तो जीरो माइनस एच आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे, पूरा सोल्व करके आंसर बताएंगे, तो इसमें आप डायरेक्ट जीरो रखोगे, जीरो रख ही दो है ना। लेकिन बस ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट में आप इसमें जीरो रख रहे हो, जीरो के आसपास, और राइट हैंड लिमिट में आप इसमें जीरो रखोगे, जीरो के आसपास, ठीक है। तो इसमें जीरो रखोगे तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट मिल जाएगी, जीरो बाई जीरो। देखो ये क्या हो गया, साइन एक्स बाई एक्स। अब ऐसा नहीं है कि इनके अंदर आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं मिल सकती, इनके अंदर भी मिल सकती है, आफ्टर ऑल लिमिट तो है ही है। तो साइन एक्स बाई एक्स का आंसर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर वन आंसर आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी। यहाँ पर अगर आप RHL देखोगे, राइट हैंड लिमिट, तो क्या मिलेगा, तब आप x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ज़्यादा की तरफ से पुट करोगे, इसमें जीरो डालोगे तो जीरो प्लस एक क्या हो जाएगा, ये भी एक मिल जाएगा। अब इनमें जैसे मैंने बोला लिमिट एग्जिस्ट करती कि नहीं करती, इनमें एक लिए लफड़ा है। जब भी आप LHL RHL अलग अलग निकालोगे तब आपको ये देखना पड़ेगा कि लिमिट एग्जिस्ट्स और नॉट। तो LHL इक्वल टू RHL हो गया फाइनाइट रियल नंबर के बराबर, तो वो एग्जिस्ट कर रही है। इनमें ऐसा लफड़ा नहीं होता, इनमें क्या होता है कि आंसर निकाल लो, बस इन्फिनिट नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर कोई नॉर्मल आंसर जैसे 6 आ गया, यहाँ पर भी 6 आ गया, अच्छा, तो मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। इनमें LHL RHL है बराबर, इनमें अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं होती, ये फ़ायदा इन ऐसे फंक्शंस का। यहाँ पर हमें दोनों निकालनी पड़ती है, यहाँ पे क्या होगी, दोनों बराबर हो गए, वन बराबर वन, LHL भी वन, RHL भी वन, तो क्या होगी, लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। अब आप ऐसे बोल सकते हो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स कितना होगा, वन होगा, क्योंकि LHL भी वन है, RHL भी वन है, तो पूरी लिमिट ही क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखो एफ ऑफ एक्स बराबर, अच्छा इसमें ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट आप पहले डायरेक्ट पुट क्या करो, LHL के लिए आप किस में पुट करोगे, LHL मतलब जीरो से कम, आपको यहाँ पे ये निकालना है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स, ठीक है, जीरो के आसपास, 1 2 3 के आसपास नहीं। क्वेश्चन जनरली ऐसे क्वेश्चन में ऐसा ही पूछा जाएगा कि यहाँ पे जो भी नंबर लिखा होगा ना, जहाँ से टुकड़े होते हैं, डोमेन के टुकड़े हो रहे हैं, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो, तो जीरो पर हो रहे हैं ना टुकड़े, तो जीरो पर क्वेश्चन बनेगा ज़्यादा। और जैसे 1 2 3 वहाँ पे क्वेश्चन बनेगा तो बहुत आसान होगा, वो क्वेश्चन जनरली बनता भी नहीं है। तो देखो LHL आपको निकालना है, जीरो है, जीरो के आसपास चाहिए, तो जीरो से छोटा किसमें इसमें डील किया जा रहा है, x लेस देन इक्वल टू जीरो, तो आप जीरो उठाओ, इसमें डाल दो, कितना होगा, जीरो का स्क्वायर -1 आ जाएगा। अब आपको RHL देखना है, तो RHL के लिए जीरो से ज़्यादा ये x ग्रेटर देन जीरो, तो इसमें जीरो डाल दो, आप डालना जीरो ही है, ठीक है, डालना जीरो ही है। लेकिन यहाँ पर अब हमें सोचना पड़ता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट में कौन सा पिक करना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट में कौन सा पिक करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे जीरो डालोगे तो -1 इसमें मिल जाएगा। LHL इक्वल टू RHL है, तो इसमें लिमिट एग्जिस्ट करेगी और लिमिट का आंसर क्या होगा, -1 ही हो जाएगा। अगर अलग अलग वैल्यूज आती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 2, राइट हैंड लिमिट आ गई -1, तब हम उसमें बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पता नहीं। इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो यहाँ तक का अपना हो गया लिमिट क्लास 11 का एक क्विक रिवीजन हो गया, और हमने अलग अलग क्वेश्चंस डील करना भी सीख लिए हैं। और ऐसा नहीं है कि इसमें इतने ही क्वेश्चन होते, बहुत सारे क्वेश्चन और भी होते हैं, तो जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा हम चैप्टर में क्वेश्चंस वाइज देखते रहेंगे। अभी आते हैं अपने क्लास 12 के टॉपिक पर, कॉन्टिन्यूटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं सततता। तो आप हिंदी में जानो या इंग्लिश में जानो, आपको पता है कि कॉन्टिन्यूटी या फिर सततता का मीनिंग क्या होता है, मतलब जो लगातार चलता रहे, ठीक है। तो इसमें हम बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, अगर आप ऐसे नॉर्मल कहीं से पढ़ोगे या फिर कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं होगे, तो मैं आपको एकदम क्लियर कट, एकदम क्लीन कंसेप्ट के साथ में आपको 2 स्टेप्स में आपको ये चीज़ें समझाऊंगा। पहले है कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट, आपको एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी चेक करना आना चाहिए। उसके बाद में हम देखेंगे कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल, ठीक है। तो इन दोनों को, ये सेकंड हो गया अपना, इस सेकंड वाले को और इस फर्स्ट वाले के जो कंसेप्ट हैं इनको मिक्स मत करना, और मैं होने नहीं दूंगा मिक्स, ठीक है। मैं कुछ ऐसे एग्जांपल बताऊंगा जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि आखिरकार कॉन्टिन्यूटी का असली मतलब होता क्या है, ये मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आते हैं कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर
ठीक है, एक फिक्स एक पॉइंट पर, जैसे x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर 0, वहाँ पर कॉन्टीन्यूस है कि नहीं, इसका क्या मतलब है। तो कॉन्टीन्यूटी का मतलब आपको दो चीज़ों को कमेंट करना होता है कि अपना फंक्शन कॉन्टीन्यूस मतलब सतत है या फिर डिसकॉन्टीन्यूस असतत है। जो कॉन्टीन्यूस नहीं होगा वो फिर डिसकॉन्टीन्यूस ही होगा। ठीक है, तो अब जैसे मैंने यहाँ पर सबसे आसान 3 एग्जाम्पल ले लिए, आपको इनमें बताना है कि कॉन्टीन्यूस कौन सा लग रहा है और कौन सा नहीं लग रहा आपको। ठीक है ना, मैंने 3 एग्जाम्पल ले लिए कॉन्टीन्यूस, अभी कन्फ्यूजन वाला नहीं लिया, बहुत आसान लिए हैं। तो देखो इधर ये ग्राफ बन रहा है बन रहा है बन रहा है, फिर यहाँ पर ये भर गया। अच्छा, इनका मतलब तो समझते आप, जैसे आपको कहीं पे अगर ऐसा दिखाई दे और एक ऐसा दिखाई दे, इनका मतलब समझते हो। इसका मतलब क्या है, ऐसे खाली छोड़ दिया ना, इसका मतलब हमने इसको एक्सक्लूड कर दिया, यहाँ पे जो भी वैल्यू है ना उसको एक्सक्लूड कर दिया, मतलब हटा दिया, मतलब ऐसा बोल सकते हो कि उसको हमने शामिल नहीं किया, हटा लिख दिया मैंने, हटा दिया। और अगर भरा हुआ है, इसका मतलब हम उस पॉइंट को क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम उसको शामिल कर रहे हैं। ठीक है, ये मतलब है यहाँ पर, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो अब देखो यहाँ से चलता आ रहा है, ये x बराबर सी, ये x बराबर सी है। ठीक है, यहाँ पर x बराबर सी है, x बराबर सी है, हम x बराबर सी पर ही बात कर रहे हैं। तो इससे पहले देखो ये कम है, फिर ऐसे ग्राफ बना रहे, फिर यार बीच में टूट गया, देखो ये गैप आ गया बीच में, फिर हमें पेन उठा के फिर ये चलना पड़ेगा। तो ये क्या आप साधारण मतलब नॉर्मल दिमाग लगा के बोल सकते हो कि ये क्या हो जाएगा, अपना डिसकॉन्टीन्यूस हो जाएगा। यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर देखो ऐसे ग्राफ बन रहा था अच्छा खासा, ऐसे चल रहा था और आगे भी फिर जाएगा ऐसे सीधा, लेकिन क्या हुआ कि ऐसे हो गया, लेकिन जो बीच वाला जो बीच में जो फंक्शन की वैल्यू है ना x बराबर सी पर एग्जैक्टली वहाँ पे, तो वो क्या हो गई, वो थोड़ी ऊपर होगी, ऊपर। ठीक है, तो यार ऐसे तो मतलब आप पेन उठा के ऐसे रखोगे, फिर इसको भरोगे, फिर ऐसे जाओगे, पेन उठाना पड़ गया ना, तो ये क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, डिसकॉन्टीन्यूस हो गया ये। ठीक है, अब जैसे इसमें आते हैं, तो इसमें क्या होगा, आप पेन उठा ऐसे चला रहे हो, यहाँ पे रुके और फिर आगे चल गए, ये रुकना क्यों है, ऐसे सीधा चल जाएगा, ये तो मैंने हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे बना रखा है, लेकिन रुकना तो है ही नहीं। तो ये क्या हो गया, ये कॉन्टीन्यूस हो गया, हम लगातार बना सकते हैं ग्राफ। ठीक है, तो आप एक नॉर्मल थिंकिंग डेवलप होगी कि कॉन्टीन्यूस और डिसकॉन्टीन्यूस क्या होता है, ये एक एट ए पॉइंट बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, एट ए पॉइंट। आगे आते हैं, तो देखो अब इसकी हम डेफिनेशन बना सकते हैं। क्या होती है डेफिनेशन की, दो डेफिनेशन हम देखेंगे, मैथमेटिकली या फिर नॉर्मल लैंग्वेज में क्या होती है। तो नॉर्मल लैंग्वेज मतलब कॉन्टीन्यूस एट फिक्स्ड पॉइंट, इसका मतलब क्या है, इफ़ वी कैन ड्रो द ग्राफ ऑफ द फंक्शन अराउंड दैट पॉइंट, क्या बोला, अराउंड दैट पॉइंट विदाउट लिफ्टिंग द पेन फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर। ये आगे को तो कोई खास बात नहीं है। अगर आप x बराबर सी पर आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो अगर आप x बराबर सी के अराउंड मतलब इसके आसपास, अराउंड मतलब उसके आसपास, अगर आप बिना पेन उठाए बना सकते हो, जैसे x बराबर सी था ना, आप इसके आसपास मतलब इससे पहले से लेके इसके आगे तक है ना, लेफ्ट से लेके राइट साइड तक, अगर आप इसे बिना पेन उठाए बना सकते हो, तो इसका मतलब ये क्या है, कॉन्टीन्यूस है इसका ग्राफ, मतलब फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। इसमें क्या होगा, इसके आसपास मतलब इसके पीछे, यहाँ पे और इसके आगे, ऐसे आपको ऐसे पेन उठा के जाना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डिसकॉन्टीन्यूस हो गया। ऐसे यहाँ पर हमें पेन उठा के फिर ऊपर से स्टार्ट करना पड़ रहा है, तो ये क्या हो गया, डिसकॉन्टीन्यूस हो गया, नॉर्मल सी बात। तो अब मैथमेटिकली क्या बोलेंगे, देखो सबसे बेस्ट ये है, कॉन्टीन्यूस है, इसको कॉन्टीन्यूस क्यों बोलेंगे, मैथमेटिकली सोचो एक बार। ये है फंक्शन की वैल्यू बीचों बीच, यहाँ पर थोड़ा सा लेफ्ट साइड में हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, थोड़ा सा राइट साइड की वजह से हमें क्या मिलेगा, राइट हैंड लिमिट। तो तीनों बहुत नज़दीक है ना, या फिर हम बोल सकते हैं कि तीनों लगभग बराबर ही है, क्योंकि लिमिट का आंसर एग्जैक्ट तो होता नहीं है, लिमिट का आंसर मतलब लगभग होता है। तो यहाँ पर क्या है, तीनों लगभग बराबर ही है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बराबर नहीं है, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू ऊंची हो गई और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नीचे है दोनों। यहाँ पर क्या है, फंक्शन की वैल्यू और ये लेफ्ट साइड का वाला ना, ये और ये दोनों तो बराबर है, काफ़ी नज़दीक है, मतलब लगभग बराबर है। लेकिन ये जो राइट हैंड लिमिट है ना, थोड़ा ऊपर से हमने स्टार्ट किया है यार, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है ना। तो कॉन्टिन्यूस किसको बोलेंगे मैथमेटिकली, जिनमें तीन चीज़ें बराबर हो। कौन सी, लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू वहाँ पे, और राइट हैंड लिमिट। अगर ये तीनों वैल्यूज़ बराबर है तो हम बोल देंगे कि वो क्या है, कॉन्टिन्यूस। ठीक है, और ऑब्वियसली फाइनाइट तो होना ही चाहिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब, जैसे हम यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं x बराबर सी पर, कहाँ पे चेक कर रहे हैं, x बराबर सी पर, तो c माइनस एच ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, c प्लस एच ये राइट हैंड लिमिट हो गई, और f ऑफ c ये एग्जैक्ट है ना, ये क्या है, एग्जैक्ट, यहाँ पे लिखा हुआ भी है मैंने नीचे। तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को हम एक साथ इसमें लिख सकते हैं, ये लिमिट लगा दी मैंने। लिमिट का मतलब हमने स्टार्टिंग में देखा ही था
अगर कहीं पे ऐसे सिंपल सा ऐसे लिखा हुआ है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स, तो इसमें ये दोनों चीज़ें शामिल होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो इसमें मैंने दोनों चीज़ों को शामिल करके यहाँ पे लिख दिया, एफ ऑफ सी बराबर एफ ऑफ सी हो गया। तो कॉन्टिन्यूस किसको बोलेंगे? जिसमें लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जैक्टली जो एफ ऑफ सी है उसके बराबर हो। ठीक है, तो वो बोलेंगे कि वो कॉन्टिन्यूस है। हम इतना तो पहले ही बोलते थे यार कि लेफ्ट हैंड लिमिट अगर राइट हैंड लिमिट के बराबर तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, बोलते कि नहीं बोलते? उसमें ये नहीं आता था बीच वाला आए ना आए उससे कोई मतलब नहीं है वहाँ पे लिमिट के अंदर। लेकिन अगर बीच वाला भी साथ में आ गया तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर ही रही है, साथ में बीच वाला भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बराबर, तो फिर उस केस में क्या हो जाएगा? ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो आप समझ गए एक पॉइंट पर हम कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं? क्वेश्चन आता है तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं और एग्जैक्टली उस पर वैल्यू भी निकालते हैं। अब लिमिट निकालने का क्या है कि अगर लिमिट निकालना जैसे ये है ना, सबसे मेन आप इसको समझो। अगर वास्तव में जो क्वेश्चन है वो पीस वाइज टाइप का है, पीस वाइज फंक्शन है, तब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालनी पड़ेगी। ये दोनों अलग अलग निकालेंगे हम, ठीक है, और ये वाली बीच वाली वैल्यू अलग से निकालेंगे, तब रखेंगे। लेकिन क्वेश्चन ऐसा आ गया, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें हमें लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ ऑफ से ही काम चल जाता है, तब उस केस में हमें इसकी जो है ना ये सिंपल ये वैल्यू निकाल लेंगे, वो यहाँ पे रख देंगे। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये वाली चीज़ यहाँ पर हेल्पफुल हो रही है अपने लिए। तो आई होप ये आज चीज़ आपको क्लियर हुई है। अभी एग्जाम्पल भी देखेंगे। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल। तो इसको और समझना, ये लास्ट पड़ा हुआ है कॉन्टिन्यूटी समझने का। इन एन इंटरवल, तो इंटरवल में लेके चल रहा हूँ ए कोमा बी, ऐसे क्लोज्ड इंटरवल लेके चल रहा हूँ। ठीक है, ए कोमा बी क्लोज। इस क्लोज का मतलब क्या होता है कि हम ए को भी इंक्लूड कर रहे हैं और बी को भी इंक्लूड कर रहे हैं। ये ए है और ये बी है। कई बार ऐसे आ जाता है ए कोमा बी ऐसे ओपन। ओपन में क्या होता है कि हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ओपन। ठीक है, तो नंबर लाइन पे आप समझते हो हम ऐसे खाली खाली बनाएंगे, और अगर आपको ब्रैकेट में लगाना है तो अगर हम इंक्लूड करते हैं तो ऐसे बड़ा ब्रैकेट लगाना हमें, ये कौन सा स्क्वायर ब्रैकेट। अगर एक्सक्लूड करना है, नहीं लेना ए और बी को, तो हम ऐसा स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं। खैर अपना जो भी इंटरवल है वो ये वाला है। ठीक है, वो वाला हम नहीं करेंगे, या फिर उसके क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछे जाते। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या बोला है, इंटरवल की बात चल रही है, एक पॉइंट की बात नहीं है, बहुत सारे पॉइंट्स मतलब एक इंटरवल बनाते हैं उसकी बात चल रही है। एफ इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस इन इंटरवल ए कोमा बी, क्लोज्ड इंटरवल है ये। इफ़ इट इज़ कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट इन ए कोमा बी इंक्लूडिंग ए एंड बी। देखो दोस्तों, इसका क्या मतलब है कि अपना जो फंक्शन है ना y बराबर ये एफ ऑफ एक्स, ये इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बीच वाले हर एक पॉइंट पे तो कॉन्टिन्यूस हो ही, कहीं ऐसा ना हो इनकी तरह कि ऊपर नीचे, कहीं ऊपर नीचे ऐसा निकल जाए, है ना। तो बीच में सभी लोगों पे मतलब सभी पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूस तो हो ही हो, साथ ही साथ ये जो किनारे हैं ना, किनारे इंक्लूडिंग ए एंड बी, मतलब यहाँ पर भी कॉन्टिन्यूस हो और यहाँ पर भी कॉन्टिन्यूस हो। इनका क्या मतलब है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों, ए कोमा बी है, तो ए पे कॉन्टिन्यूटी का क्या मतलब है? ये ए है, एग्जैक्टली ए की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते ना यार, इधर तो ग्राफ डिफाइंड ही नहीं है ना, फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है इधर की तरफ, इधर ग्राफ बना ही नहीं है। इसका मतलब हमें इधर झांकना ही नहीं है। ठीक है, तो ए से पीछे की तरफ लेफ्ट हैंड लिमिट का कोई सेंस नहीं बनता। आपको जो भी सोचना है ए पे सोच लो और इसके आगे सोच लो। हम तीन चीज़ें देखते हैं ना किसी पॉइंट पे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और बीच में, एग्जैक्टली बीच में। तो एग्जैक्टली बीच वाला ये ए तो है ही, तो हम ग्राफ आगे की तरफ बन रखा है तो हम इस पे RHL भी देख लेंगे। तो ए पर कॉन्टिन्यूटी एट ए, इसका क्या मतलब है कि एफ ऑफ ए, इसके करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे एफ ऑफ ए मिल जाएगा। एफ ऑफ ए की वैल्यू RHL के बराबर हो, यहाँ पे LHL का कोई सेंस ही नहीं बनता। और कॉन्टिन्यूटी एट बी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, देखो ये रहा बी, तो बी के आगे क्या RHL हम निकाल पाएंगे क्या? नहीं निकाल पाएंगे, आगे डिफाइंड ही नहीं है ग्राफ, आगे बन ही नहीं रहा। तो फिर हमें तीन चीज़ देखते थे, बी से आगे जो कि देखेंगे नहीं, बी पर वो देख लेंगे एफ ऑफ बी, और बी से पहले वो कैसे, इधर क्या मिलता है हमें, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL। ठीक है, तो LHL अगर एफ ऑफ बी के बराबर है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो LHL इक्वल टू एफ ऑफ बी, तब मान लेना कि वो कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो ऐसा ऐसे बराबर है तो वो कॉन्टिन्यूस है। जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं,
एफ ऑफ ए ये है और आर एच एल, ए पर आर एच एल इसके नज़दीक ही है, तो ये क्या हो गया, ये कॉन्टीन्यूस हो गया। ए पर कॉन्टीन्यूस हो गया, बीच में कॉन्टीन्यूस है। बी पर कॉन्टीन्यूटी चेक कर लेते हैं, तो एफ ऑफ बी यहाँ पर है, बी पर आर एच एल तो देखेंगे नहीं, एल एच एल देखेंगे, तो वो भी इसके नज़दीक ही है दोनों, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, कॉन्टीन्यूस हो गया, ये कॉन्टीन्यूस इन ए कोमा बी, ऐसे हो गया। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, अब इसमें देखो ए, एफ ऑफ ए एग्जैक्टली ये है, इस पर आर एच एल भी देख लेंगे तो ये काफ़ी नज़दीक है, तो यहाँ पर भी ये कॉन्टीन्यूस हो गया। यहाँ पर आते तो देखो दोस्तों, एफ ऑफ बी एग्जैक्टली बी पर इसकी वैल्यू क्या है फंक्शन की, एग्जैक्टली बी पर है, वहाँ पे देखो ऊपर दिख रहा है आपको, ऐसे डॉट 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 बना के ऊपर तक चला गया मैं, यहाँ पे खाली छोड़ दिया, ये जो पंखुड़ी आ रही थी ना ऐसे, ये जो ब्रांच आ रही थी यहाँ पे खाली छोड़ दिया, और फिर एग्जैक्टली बी पर हम चले गए ऊपर, थोड़ा सा ज़्यादा आंसर मिल रहा है। अच्छा, बी पर आगे की तरफ तो देखेंगे नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर तो हमें थोड़ा नीचे मिल रहा है, देखो यहीं पे मिल रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ कहीं पे मिल रही है, लेकिन एग्जैक्टली फंक्शन की वैल्यू थोड़ी ऊपर मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो एफ ऑफ ये तो ठीक है, इसके लिए तो आप ऐसे बोलोगे कि इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ ए प्लस, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, एफ ये वाली वैल्यू क्या है, एफ ऑफ बी, इससे पहले क्या आएगा, एफ ऑफ बी माइनस, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या हो गया, डिसकॉन्टिन्यूस हो गया, ये क्या हो गया, डिसकॉन्टिन्यूस हो गया ऐसे। अब फाइनली हमने दोनों केसेस देख लिए हैं, तो आपको ये एक डेफिनेशन याद रखनी है। जनरली बच्चे ये याद रखते हैं कि बिना पेन उठाए अगर हम ग्राफ बना लेते हैं तो वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, लेकिन मैं कहता हूँ ये अधूरी डेफिनेशन है, ये अधूरी डेफिनेशन है। अगर आपको पूरा सब कुछ समराइज़ करके देखना तो आपको ये डेफिनेशन देखनी पड़ेगी, लेकिन अभी पहले ये देख लेते हैं कि एक रियल फंक्शन एफ इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस इफ इट इज़ कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ। ये परफेक्ट डेफिनेशन है किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी दे बताने की। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन में आता है कि भाई बताओ कि ये कॉन्टिन्यूस कहाँ है या फिर डिसकॉन्टिन्यूस कहाँ है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस है या नहीं, ये सब बताना हमें, तब आपको बस इसी के बारे में सोचना है। अगर आप अलग अलग चीज़ें भी नहीं पढ़ोगे ना, अगर ये जान लोगे कि एक फंक्शन को हम कॉन्टिन्यूस कब बोलते हैं, जब वो अपनी डोमेन में, यहाँ पे डोमेन मैंने शब्द लगा दिया, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में मानता हूँ। अगर इससे चलोगे तो आप ये इंटरवल वाला भी सीख लोगे और एक पॉइंट वाला भी सीख लोगे। तो ए रियल फंक्शन एफ इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस इफ इट इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन, डोमेन में कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, और अगर ग्राफ वाइज बात करें, अब वो पेन उठाने वाली बात करूँ मैं एग्जैक्टली, तो वो ये है, ड्रॉ ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग पेन इन द डोमेन। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तो बस ये था, यहाँ पे एक्चुअली पॉइंट के बारे में बात की गई थी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पर एक पॉइंट के बारे में बात की गई थी, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि इसमें पहले के हिसाब से हमने सही काम किया है कि उस पॉइंट के अराउंड, उस पॉइंट के अराउंड दैट पॉइंट हमें बिना पेन उठाए अगर बना लेते हैं तो वो उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। लेकिन हमेशा के लिए आप कॉन्टिन्यूटी ऐसे देख सकते हो, ड्रॉ ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग पेन इन द डोमेन, डोमेन में ऐसा होना चाहिए बिना पेन उठाए। तो अब जैसे मैं आपको कुछ चीज़ें एग्जाम्पल से क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स बराबर 2x + 3, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये सब के सब क्या है, कॉन्टिन्यूस है। आपको इनके बारे में ज़्यादा सोचना ही नहीं है, ये क्या है, सब के सब क्या है, कॉन्टिन्यूस। ठीक है, इन देयर डोमेन, और यहाँ पे इनकी सबकी डोमेन भी क्या है, आर, रियल नंबर, कुछ भी डालो कोई दिक्कत ही नहीं है इनके अंदर। तो ये भी कॉन्टिन्यूस है, इसका ग्राफ बना के देख लेना आप, एक लाइन जैसा ग्राफ बन जाएगा ऐसे। तो ये भी कॉन्टिन्यूस है, ये भी कॉन्टिन्यूस, ये सब के सब क्या है, कॉन्टिन्यूस है। ऐसा आ जाए मॉडुलस, अगर आप इसका मॉडुलस अगर आप पता है कैसा बनता है, कुछ इस टाइप का बनता है, तो ये सब के सब क्या है, कॉन्टिन्यूस। ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये आइडेंटिटी फंक्शन है, ये साइन मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। ठीक है, तो ये क्या है, सब कॉन्टिन्यूस है। यहाँ आते हैं, अब बोलोगे यार इसका जब आप ग्राफ बनाओगे ना, इसका ग्राफ तो ऐसा मिलेगा हमें, इसका ग्राफ कुछ ऐसा और ऐसा। ठीक है, अब बोलोगे कि यार अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो ये ऐसे बनेगा, फिर पेन उठा के मैं इसको वैसे बनाऊंगा। तो देखो दोस्तों, पेन आप उठा कहाँ रहे हो, जहाँ पे डोमेन नहीं है वहाँ पे उठा रहे हो ना। अगर डोमेन है और वहाँ पे पेन उठा रहे हो तब दिक्कत है, लेकिन x बराबर x इज़ नॉट इक्वल टू 0, आप 0 पर पेन उठा रहे हो, तो जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है वहाँ पर पेन उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में जहाँ पे मना किया ना कि भाई हाँ यहाँ पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, x इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी ही नहीं है, यहाँ पे आप पेन उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन यहाँ पे डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, हाँ
जैसे x इज़ नॉट इक्वल टू 0 बोला ना, बस यहीं पे आपको पेन उठाना, जैसे ये ऐसे बनाया, पेन उठाया और यहाँ से बना दिया। लेकिन जैसे यहाँ पर ऐसा नहीं बोला ना कि x इज़ नॉट इक्वल टू 100, जैसे 100 आगे जाके कहीं मिलेगा, तो ऐसा मत करना कि आप 100 पे पेन उठा के बना रहे हो, ठीक है ना। अगर वहाँ पे पेन उठाना पड़ रहा है तो वो डिसकंटिन्यूस है, अगर डोमेन में उठाना पड़ रहा है ना तो डिसकंटिन्यूस है। डोमेन मतलब इनपुट x की वैल्यूज़, पॉसिबल वैल्यूज़। फिर जैसे क्या है f ऑफ x बराबर 10x, तो 10x क्या होता है sin x अपॉन cos x, तो कई बार 10x का आंसर इन्फानेट आ जाता है, यहाँ पे आता है, तो वो इन्फानेट थोड़ा नॉट डिफाइंड होता है ना, तो वो हमने हटा दिया। अब 10x का ग्राफ बच्चे बनाते हैं, ऐसा होता है ना, ऐसा ग्राफ होता है 10x का, ऐसे बहुत सारे ऐसे 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 बनते रहते हैं। अब बच्चे बोलेंगे कि यार ऐसे बना दिया हमने, फिर पेन उठाया, फिर ऐसे बना दिया, तो एक्चुअली आप पेन कहाँ पे उठा रहे हो, ये π/2 पे, π/2 के ओड मल्टीपल पे पेन उठा रहे हो, तो वहाँ तो उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सारे नंबर्स हम डोमेन से बाहर रखते हैं, ठीक है। डोमेन जहाँ ख़त्म होता है वहाँ पर आप पेन उठा सकते हो। फिर जैसे ये है 1/sin x, तो इसका जो ये क्या हो गया, cosec x हो गया, तो ये भी क्या है, कॉन्टीन्यूस है। तो मैं एक और चीज़ बता दूँ, ये जो मैंने लिखे ना ये सारे के सारे, ये भी क्या है, कॉन्टीन्यूस है, ये भी कॉन्टीन्यूस, ये भी कॉन्टीन्यूस, इनकी अच्छे से आप देख लेना। भले इनका ग्राफ तो नहीं टूटता, इनका ग्राफ टूट रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये क्या है, कॉन्टीन्यूस है। इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी ये एग्जाम्पल करते हैं, ये तो सब कुछ ही क्लियर कर देगा। देखो इसका अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ तो क्या है, x लेस देन 0 है, ये x ग्रेटर देन 0, तो पहले इसका ग्राफ बनाऊंगा x+2 का, तो y बराबर x+2 का ग्राफ कैसा बनेगा, y बराबर x+2 11th क्लास वाले तरीके से बनाऊंगा तो ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है, ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे खाली आ जाएगा, क्योंकि देखो x लेस देन 0 है ना, तो लेस देन 0 तो इसका मतलब कि 0 के बराबर होता ना, तो मैं यहाँ पर इस पॉइंट को भर देता, ये 0 है ना, तो ये इसको भर देता मैं, लेकिन ये तो लेस देन 0 है, तो 0 से कम की तरफ हम इसको मानेंगे। फिर y बराबर x ग्रेटर देन 0, तो इसको फॉलो करेंगे, तो y बराबर x का ग्राफ ऐसा बन गया। अब ऐसी चीज़ बताओ मेरे को, ये तो क्या हो गया, ये तो x+2 हो गया और ये x हो गया। अब ये बताओ कि x, देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन सेम है, ये और ये, इसमें यहाँ तो कहीं पर भी इक्वल नहीं लगाया, लेकिन यहाँ पे इक्वल का साइन लगा लिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं बोला कि x बराबर 0 पर डिफाइंड है, ये x बराबर 0 पर डिफाइंड ही नहीं है क्वेश्चन, है ना, तो इसका ग्राफ ऐसा बन गया। और अब बताओ कि ये कॉन्टीन्यूस है या नहीं, ये बिल्कुल कॉन्टीन्यूस है, दिस इज कॉन्टीन्यूस, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा था ये क्वेश्चन, ये क्या है, कॉन्टीन्यूस है। अब आप बोलो कि फिर 0 पर क्या हो रहा है, 0 पर जैसे मैं यहाँ पर ऐसे बना रहा हूँ, ये पेन ऐसे बनाया ग्राफ, फिर पेन उठाया, फिर ऐसे बना के ऐसे और बना दिया, ठीक है, पेन उठाना पड़ रहा है। पेन कहाँ पे उठाना पड़ रहा है, 0 पर, क्या 0 यहाँ पे डिफाइंड है, x बराबर 0 पर क्या होगा, ये क्वेश्चन ने बोला है, नहीं बोला, x लेस देन 0 के लिए बोला, x ग्रेटर देन 0 के लिए बोला, लेकिन x एग्जैक्टली 0 के लिए नहीं बोला, इसमें बोला है। तो ग्राफ तो इसका ऐसा ही बनेगा, देखो y बराबर x+2, इसका ग्राफ ऐसा बन जाएगा, फिर y बराबर ये क्या है, ऐसा, तो इसका ग्राफ ऐसा बन जाएगा। अच्छा देखो यहाँ पे इक्वल टू लगा लिया, वो भी कौन से, y बराबर x के लिए, तो ये x वाला ग्राफ है, तो इस पर क्या होगा, इक्वल टू इसी पे लगा लिया, तो यहाँ पर हम इसको भर देंगे, ऐसा भर दिया हमने। अब देखो यार यहाँ पर डिफाइंड है, 0 पर फंक्शन डिफाइंड है, और वो 0 पर वैल्यू क्या है फंक्शन की, इसके थ्रू देख लेंगे, यहाँ पे 0 डाल के देख लेंगे, क्योंकि इसमें 0 के बराबर ले रखा है, तो f ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और लेफ्ट साइड में ये है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ऊपर है, राइट हैंड लिमिट नीचे है, और फंक्शन की वैल्यू भी नीचे है, तो ये दोनों तो आपस बराबर है, लेकिन ये तो अलग है, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिसकॉन्टीन्यूस हो जाएगा, समझ गए, ये कॉन्टीन्यूस जबकि ये डिसकॉन्टीन्यूस, दोनों टूट रहे हैं एक जगह ही है, दोनों एक जगह ही टूट रहे हैं, लेकिन जहाँ पर ये टूट रहा था पहला वाला ग्राफ, वहाँ पर फंक्शन मना ही कर रहा था कि हाँ भाई वहाँ पर डिफाइंड ही नहीं है, तो टूट सकता, कोई दिक्कत नहीं है, वो डोमेन में ही नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर डोमेन में है, फिर भी टूट रहा है, ये दिक्कत है। ऐसे अगले क्वेश्चन पर आते हैं, देखो ये पीस वाइज फंक्शन है, तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो ऐसा है, 0 से कम हो तो x+2, तो ग्राफ वही हो गया अपना ऐसा, एग्जैक्टली 0 पर 1, तो जो 0 है ना एग्जैक्टली 0 पर 1 बन जाएगा, यहाँ पे डार्क बन गया, ग्रेटर देन 0 पर y बराबर x, तो इसका अगेन वैसा ग्राफ बन जाएगा ऐसा करके ऊपर। अब इसमें बताओ ये कॉन्टीन्यूस है या डिसकॉन्टीन्यूस है, इधर आया 0 पर डिफाइंड है कितना, 1 के बराबर, फिर 0 से आगे, फिर नीचे से चालू, तो सब ऐसे उबड़ खाबड़ सा है ऊपर नीचे, तो ये क्या हो गया, डिसकॉन्टीन्यूस हो गया ये, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टीन्यूस हो जाएगा। अगर डिफाइंड है
तो फिर उबड़ खाबड़ वाला नहीं होना चाहिए। अगर डिफाइंड ही नहीं है तो कॉन्टीन्यूस। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक कुछ सारे कन्फ्यूज़न इस पर आते हैं कि एफ ऑफ एक्स बराबर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन होता है। तो इसका ग्राफ अगर आपने 11th क्लास में देखा तो ऐसे सीढ़ियाँ सी बनती है। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? जैसे 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होता है, 2.1 का भी 2 हो जाएगा, 2.9 का भी 2 हो जाएगा, लेकिन 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो भी इनपुट आप डालोगे ना, ऐसे ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, जो भी इनपुट आप डालोगे ना उससे छोटा, अगर वो खुद इंटीजर है तो उसका आंसर वही आ जाएगा 2। जैसे यहाँ पे 3 का 3 आ गया। अगर इंटीजर नहीं है, जैसे 2.1, 2.2, 2.3, तब उनसे जस्ट छोटा वाला जो है ना, जस्ट छोटा वाला जो इंटीजर है वो आंसर बन जाएगा ऐसे। ठीक है। तो 2 से लेके 2.9 तक आंसर 2 आता रहेगा, फिर 3 से लेके 3.999 तक 3 आता रहेगा ऐसे। तो ऐसे वैल्यूज लेके अगर आप ग्राफ बनाओगे ना तो इसका ग्राफ ऐसे सीढ़ियाँ सी बनती है, ऐसे सीढ़ियाँ सी बनती है इसका ग्राफ। ठीक है, ऐसे बनेगा। तो अब आप बताओ, क्या x बराबर हम 1 नहीं डाल सकते हैं? डाल सकते हैं। क्या हम x बराबर 2 नहीं डाल सकते? डाल सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर आप कोई सी भी वैल्यू पुट कर सकते हो। यहाँ पे इसकी डोमेन क्या है? इसकी जो डोमेन है ना, डोमेन वो क्या है? x बिलोंग्स टू r, कुछ भी डाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये 1 पे डिफाइंड नहीं है या फिर 2 पे डिफाइंड नहीं है या फिर 3 पे डिफाइंड नहीं, डिफाइंड है लेकिन फिर भी टूट रहा है, तो इसको बोलेंगे हम सही मायने में डिसकॉन्टिन्यूस। क्या बोलेंगे इसको? डिसकॉन्टिन्यूस बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप इन सब चीज़ों से आपको ये कॉन्टिन्यूटी क्लियर हुई है। कॉन्टिन्यूटी की अभी भी मैं बताता हूँ सबसे बेस्ट डेफिनेशन क्या है। पॉइंट पे चेक करना तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ग्राफ बनाते हो उस फंक्शन का अपनी डोमेन में, तो अगर आप पेन नहीं उठाते अगर डोमेन में, तो वो कॉन्टिन्यूस है। अगर डोमेन में कोई डिफाइंड पॉइंट है, जैसे ये सब डोमेन में डिफाइंड है 1 2 3 4, तो ये इंटीजर पर टूट जाता है। इंटीजर सारे डिफाइंड है, 1 आप रख सकते हो। जैसे यहाँ पे 3 रखा ना, 3 रखा है हमने, 2 भी रखा है, ये 2, लेकिन 2 से पहले कम वैल्यू आ रही है, 2 पर ज़्यादा है, 2 के बाद में भी उतनी है, तो ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है। 2 पर डिफाइंड है लेकिन फिर भी ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये डिसकॉन्टिन्यूस। अब हम कुछ छोटी मोटी चीज़ें और बच गई है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, छोटी मगर मोटी बातें, तो उनको देख लेते हैं। कि पहला जैसे पॉइंट ये है कि सपोज f एंड g बी 2 फंक्शंस कॉन्टिन्यूस एट रियल नंबर x इक्वल टू सी। x इक्वल टू सी पर 2 फंक्शन लिए f और g, ये कॉन्टिन्यूस है, तो उनका कॉम्बिनेशन f प्लस g का मतलब है f ऑफ x प्लस g ऑफ x, ये भी कॉन्टिन्यूस होगा c पर। f माइनस g मतलब f ऑफ x माइनस g ऑफ x, ये भी कॉन्टिन्यूस होगा c पर। f इंटू जी मतलब f ऑफ x इंटू जी ऑफ x, ये भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। और f बाई g, ये भी क्या हो जाएगा? मतलब f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, ये भी क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूस हो जाएगा c पर। बशर्ते वो जो c है ना वो डोमेन में आना चाहिए, मतलब ये नीचे की तरफ जो g ऑफ x है ना, नीचे वाला, ये c पर कहीं जीरो ना बन जाए, समथिंग अपॉन जीरो इन्फिनिट हो जाता है, तो वो उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। आगे आते हैं, ये कुछ कॉम्पोजिट फंक्शंस के लिए, जिन बच्चों को कॉम्पोजिट फंक्शन का नहीं पता ना, चैप्टर 1 में आता है क्लास 12 के, लेकिन जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। इसका मतलब क्या होता है? फंक्शन इन फंक्शन, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में डालना, और कुछ भी नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे एफ ओ जी, इसका मतलब क्या है कि जो जी है ना, जी बाद में जो लिखा है वो हम एफ में डाल रहे हैं। जैसे मैं सिंपल सी बात बताऊँ, एफ ऑफ एक्स, तो आप एफ एक्स में डाल रहे हो या फिर एक्स एफ में डाल रहे हो? एक्स को एफ में डाल रहे हो ना, एक्स इनपुट है, एक्स क्या है? इनपुट। तो हम एक्स की जो वैल्यू होती है वो एफ में डालते हैं। ठीक है। तो जो दाईं तरफ लिखा होता है ना उसको हम लेफ्ट साइड वाले में डालते हैं। तो ऐसे ये है एफ, फिर ब्रैकेट, फिर जी, फिर ब्रैकेट एक्स। तो x की वैल्यू सबसे पहले किस में जाएगी? g में, इसका आंसर आएगा। फिर g की वैल्यू जो भी g ऑफ x है उसकी वैल्यू जाएगी किस में? f के अंदर, ऐसे है। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे फोग बोल देते हैं, एफ ओ जी, मतलब f ऑफ g ऑफ x। तो इसमें ये सब कॉन्टीन्यूस यहाँ पर भी बताते हैं हम कि एफ ओ जी मतलब f ऑफ g ऑफ x इज़ कॉन्टीन्यूस एट x इक्वल टू c इफ़ g इज़ कॉन्टीन्यूस एट x इक्वल टू c एंड f इज़ कॉन्टीन्यूस एट x इक्वल टू g ऑफ c। ये कैसे हुआ, क्या हुआ? देखो, यहाँ पर वही कंसेप्ट है, f ऑफ g ऑफ x, ऐसे बात है। जैसे मैं x बराबर c पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, क्या चेक करनी है? कॉन्टिन्यूटी यहाँ पर चेक करनी है, कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है। तो सबसे पहले ये जो x बराबर c है, ये यहाँ पे डालने के बाद में आंसर निकलने तक ये कैसे कैसे होकर गुजरेगा? सबसे पहले हम x बराबर c इसमें डालेंगे, किसमें? g के अंदर, क्योंकि g ऑफ x है ना, ये फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो ये इसमें रखेंगे तो क्या बन जाएगा? g ऑफ c बन जाएगा।
तो जी का कहाँ पे कॉन्टिन्यूस होना ज़रूरी है? तो यहाँ पर मैंने लिखा है जी का x बराबर c पर कॉन्टिन्यूस होना ज़रूरी है। हो गया। अब ये सारा इसका जो भी आंसर निकलेगा वो किस में डलेगा? f के अंदर डलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यूज़ है ना, f के अंदर आप क्या डाल रहे हो? क्या f के अंदर आप f के अंदर डायरेक्ट x डाल रहे हो? क्या f के अंदर डायरेक्ट c डाल रहे हो? क्या नहीं है ना। f के अंदर तो क्या डलेगा? gx की वैल्यू डलेगी। ठीक है, तो f के अंदर c नहीं डलेगा डायरेक्ट, f के अंदर क्या डलेगा? g ऑफ c डलेगा। तो अब इस f का कहाँ पे? f का x बराबर कौन है? अभी इनपुट होगी x मतलब आप कंफ्यूज मत हो ना, x बराबर c नहीं है, x बराबर इनपुट है। इनपुट x का इनपुट बराबर gc पर कॉन्टिन्यूस होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ है। जैसे मैं कोई एग्जांपल भी ले सकता हूँ, जैसे समझो कि f ऑफ 2 की वैल्यू है 5 और ऐसे समझ लो कि g ऑफ 1 की वैल्यू है 2। ठीक है, ऐसे तो आपको बताना है कि एक सॉरी मैं ना कॉन्टिन्यूटी का नहीं बता रहा, नॉर्मल सी चीज़ बता रहा हूँ। इसमें क्या होगा, जैसे मैं बोलूँ कि भाई बताओ कि f ऑफ g ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, f ऑफ g ऑफ 1, तो आप क्या करोगे? g1 की वैल्यू क्या है? 2, तो आप सबसे पहले इसको ऐसे लिखोगे f ऑफ g1 की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। अच्छा f ऑफ 2 की वैल्यू क्या है? 5, तो ये 5। समझे? हमें यहाँ पे अंदर की तरफ क्या रखना पड़ा? 1। तो क्या ये जो 1 है वो f में रखा गया? नहीं, 1 गया सबसे पहले g के अंदर, फिर g का जो भी आंसर निकला वो गया f के अंदर। ऐसे काम करता है कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो ऐसे क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे? ऐसे मिलेंगे जैसे साइन ऑफ कोस x। अब बताओ कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं। अब आपको आप कैसे एक्सप्लेनेशन दोगे? देखो, कोस x क्या है? कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। कोस x का ग्राफ कैसा होता है? कोस x का ग्राफ ऐसा होता है ना, ऊपर से नीचे चालू ऐसा होता है। तो कोस x एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अब कोस x की जो भी वैल्यू आएगी, कोस x की वैल्यू क्या आएगी? -1 से 1 तक, वो वैल्यू जाएगी साइन के अंदर। तो साइन भी क्या हो गया? कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। साइन का ग्राफ कैसा होता है? साइन का ग्राफ भी ऐसा होता है। ठीक है, साइन का ग्राफ भी ऐसा होता है। तो अंदर भी कॉन्टिन्यूस, बाहर भी कॉन्टिन्यूस, तो ये ओवरऑल जो इनका कॉम्पोजिशन बना ना, कॉम्पोजिट फंक्शन जो बना, ये भी क्या हो गया? कॉन्टिन्यूस हो जाता है। तो बहुत छोटी सी बात है और इस पे ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, तो आपको इसके टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आई होप आज का लेक्चर आपको काफ़ी इसने डाउट आपके क्लियर किए होंगे। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।